जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो यूनियन बजट है वो डिस्कस किया था। इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस साल जो है इकोनॉमिक सर्वे जारी नहीं किया गया है इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन का ईयर था और इलेक्शन के रिजल्ट पे इफेक्ट न पड़े, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे जारी नहीं किया गया। लेकिन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू 2024 ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ऑफिस ने। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ऑफिस के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो बनाया गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया कैसे 7 ट्रिलियन जीडीपी जो है वो अचीव कर सकता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $7 ट्रिलियन कैसे अचीव कर सकती है। तो देखिए, इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि जब कंप्लीट बजट आएगा, और आने भी वाला है 23 तारीख को जो है बजट जारी हो जाएगा, और उसके एक दिन पहले यानी 22 को इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। लेकिन इकोनॉमिक रिव्यू भी जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 1957 से लेके अभी तक जो चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया के इकोनॉमी में, वो सारे चेंजेस इसमें बताए गए हैं। तो इसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ जाएं इससे। तो देखिए, इसमें कहा गया जो इकोनॉमिक सर्वे है वो जब कंप्लीट बजट रिलीज़ होगा तो उस टाइम रिलीज़ किया जाएगा। और इस इकोनॉमिक रिव्यू में आज से 10 साल से लेके जो इंडिया की इकोनॉमी कैसे ट्रैवल की है वो इसमें डिस्कस किया गया है। इसके अलावा 1947 से लेके अभी तक क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस आए हैं वो भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि लगभग 10 सालों के अंदर अंदर इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से बन गया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यानी आज से 10 साल पहले इंडिया जो है वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, और सिर्फ 10 सालों में इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। जब 5 ट्रिलियन की जीडीपी टच कर लेगा इंडिया तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा जो है इंटरिम बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, और उसके एक दिन पहले जो है ये इकोनॉमिक रिव्यू आया था। तो देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इसको प्रेजेंट किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसको प्रेजेंट करते हैं, और जब बजट जारी होता है तो उससे एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए, जो इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज़ किया गया है इसमें 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहला चैप्टर जो है वो इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बात करता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। जो दूसरा चैप्टर है वो बात करता है कि व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट, यानी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेजिलिएंट कैसे बनी है। रेजिलिएंट का मतलब ये हुआ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इतनी तेज़ी से कैसे ग्रोथ कर रही है। क्योंकि बाकी की अगर आप देखेंगे जो G20 कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे तेज़ बढ़ने वाली जो इकोनॉमी है वो इंडिया की ही है। तो इतनी तेज़ इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेजिलिएंट है। यानी एक होता है ना, कितना भी आदमी इंसान मार्स है लेकिन वो जो है वो ऊपर उठता ही जाएगा, तो उसी को बोलते हैं रेजिलिएंट। तो देखिए, जो चैप्टर 1 है वो इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। यानी इंडिपेंडेंस से लेके अब तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी रही है, कैसी उसकी जर्नी रही है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात की गई है, और मेनली जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इकोनॉमी का उसकी बात की गई है, और खासकर जो जोर है वो दिया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और इसके अलावा बीते हुए दशक में जो इंडिया ने इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए हैं उसके बारे में बात की गई है, और बात किया गया है कि क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं वेरियस पीरियड्स में, क्या क्या फाइनेंशियल और पॉलिसी वगैरह जो हैं वो लाई गई हैं। इसके अलावा बात किया गया है कि कोविड-19 का पैंडेमिक का जो है क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, और इसमें कहा गया है कि बीते हुए दशक में इंडिया ने कैसे अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार किया, कैसे जो है इतने जो एक ग्रोथ इंडिया को मिली है वो ग्रोथ कैसे, इस ग्रोथ को मेंटेन किया इंडिया ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चैप्टर 1 में डिस्कस की गई हैं। उसके बाद चैप्टर 2 में डिस्कस किया गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी रेजिलिएंट कैसे है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के इकोनॉमी को इतना रेजिलिएंट बनाते हैं। अगर हम जो रिसेंट ग्लोबल चेंजेस देखें उनको देखते हुए भी जो हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की पैंडेमिक के बाद वो बहुत अच्छी खासी हुई है। इसके अलावा चैप्टर 2 में बात की गई है कि क्या क्या सरकार के द्वारा क्या क्या पॉलिसीज़ लाए गए, क्या क्या मेजर लिया गया, क्या क्या रिफॉर्म लाया गया। इसके अलावा कैसे कैसे जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के द्वारा वो लाए गए, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो है हेल्प किया गया। इसके अलावा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए कैसे गवर्नमेंट ने अपना योगदान दिया, और पब्लिक वेलफेयर को लेके जो सरकार के द्वारा जो है स्कीम्स वगैरह लाई गई उसके बारे में बात की गई है। तो एक तरह से इस चैप्टर 2 में बात किया जा रहा है कि जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ हमको मिल रही है, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो चल रही है उसमें गवर्नमेंट का क्या योगदान है, गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो क्या रोल है हमारी सरकार का एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो इन सब के बारे में जो है वो चैप्टर 2 में चर्चा की गई है। पहले बात करते हैं कि व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट। तो उसमें पहला टॉपिक था डोमेस्टिक इकोनॉमी, और इसके तहत कहा गया कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो आने वाले सालों में जो है लगभग 7% से ग्रो करेगी। ठीक है, आने वाले 3 सालों में 7% से ग्रो करने वाली है, और जो $5 ट्रिलियन का जो जीडीपी है ये इसको अचीव कर लेगी, और ग्लोबली जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया।
इसके बाद इसमें बात किया गया कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे रेवोल्यूशनाइज़ किया गया है, कैसे इसमें चेंजेस लाए गए हैं। जैसे जो पहले हम ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाते थे, यानी जो नो योर कस्टमर फॉर्म वगैरह जो हम लोग फिलअप करते थे, उसमें लगभग एक लोग का फॉर्म फिलअप करने में 1,000 रुपये का खर्च आता था। लेकिन वो खर्च जो है वो घट के हो गया है 5 रुपये, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। तो पहले केवाईसी होता था, अब ऑनलाइन उसको होता है तो उसको हम बोलते हैं ई-केवाईसी। तो पहले जो होता था ऑफलाइन होता था, तो फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो इसमें टोटल जो है 1,000 रुपये खर्च होते थे। लेकिन अब वही घट के जो हो गया है 5 रुपये हो गए हैं। उसके बाद सेकंड बात किया गया है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है इसको इस्टेब्लिश करने की वजह से, मतलब ये 2014-15 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसको इस्टेब्लिश करने की वजह से क्या हुआ कि जो एक प्राइस में वोलेटिलिटी थी वो एक तरह से मेंटेन रही, यानी जो प्राइजेज में उतार चढ़ाव हुआ करते थे वो उतार चढ़ाव कम हो गए होना। ठीक है, किसकी वजह से कम हो गए? तो ड्यू टू प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। और कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो इन्फ्लेशन था वो लगभग 5.5% था, और वहीं दिसंबर के महीने में हमें 3.8% का इन्फ्लेशन देखने को मिला था, जो कि 49 मंथ लो इन्फ्लेशन था। यानी कि जो हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन था वो 2% से लेकर 6% के बीच में ही रहा। ठीक है, उससे ऊपर नहीं गया। तो ये बातें की गई थी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। उसके बाद बात की गई ह्यूमन रिसोर्स की, और कहा गया कि 2015 से 16 के बीच में और 2019 से 21 के बीच में लगभग 13.5 करोड़ इंडियन जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, निकल चुके हैं। और कहा गया कि बीते हुए दशक में इंडिया का जो मेन फोकस रहा है, इंडिया ने एक नया जो है वेलफेयर अप्रोच अपनाया है लोगों के लिए, और इंडिया मेन फोकस कर रहा है अपनी एफिशिएंसी पे, एम्पावरमेंट पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, और जो सोशल सेक्टर्स हैं उसके प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए इस पे फोकस कर रहा है। साथ साथ फोकस कर रहा है कि कैसे लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इंडिया का जो मेन फोकस रहा वो ये रहा, यानी इंडिया का जो नया वेलफेयर अप्रोच था वो ये था। इसके अलावा इसमें बताया गया कि जो फीमेल लेबर का जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उस रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 2017 से 18 के बीच में 23.3% था, जो कि 2022-23 के बीच में हो गया 37%। ठीक है, 2022-23 का जो डाटा है उसके हिसाब से 37% जो रेट है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वो बढ़ा हुआ है। उसके बाद चौथे पॉइंट में बात किया गया है इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर की, और इसमें कहा गया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है जो वर्कर्स रेमिटेंस है, यानी जो हमारे वर्कर जो बाहर काम करते हैं उसकी वजह से हमारे इंडिया में लगभग $125 बिलियन आया है 2023 में। और इसके अलावा कहा गया जो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट रेशियो है, यानी इंडिया ने जो उधार लिया है वो उसके जीडीपी का कितना है, 18.6% है। यानी अगर 100 रुपये सपोज करिए हमारी जीडीपी है तो हमने 18.6 रुपये उधार लिया है। ठीक है, तो 2023 में हमने इतने रुपये उधार लिए थे। वहीं बात की गई कि 2013 में हमने जो है लगभग 22.4 रुपीज़ उधार लिए थे। तो यहाँ पे जो है डिक्रीज़ देखने को मिला है, यानी जो एक्सटर्नल डेप्ट है अकॉर्डिंग टू जीडीपी उसमें जो है कमी आई है। तो देखिए इसके साथ साथ अब बात किया गया है कि क्या इंडिया को जो है इंडिया के इकोनॉमी को क्या क्या आगे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो इसमें पहला पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो देखिए इसके अंतर्गत कहा गया कि इंडिया की जो ग्रोथ है ये इसके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से तो हो ही रही है, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया डेवलप कर रहा है उसकी वजह से भी जो एक बूस्ट है इंडिया इकोनॉमी को वो मिला है। और साथ ही साथ कहा गया कि जो बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वहाँ हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अच्छे खासे रेट से बढ़ रही है। इसमें बात किया गया है फ्रेंड शोरिंग की, ऑन शोरिंग की। ठीक है, देखिए वर्ड क्या है फ्रेंड शोरिंग, से फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त। शोरिंग का मतलब हो गया जैसे किनारा होता है समुद्र का। ठीक है, तो फ्रेंड शोरिंग मतलब हम व्यापार कर रहे हैं किसी ऐसे देश के साथ जो हमारा दोस्त है। ठीक है, तो दोस्त के साथ व्यापार करना हो गया फ्रेंड शोरिंग। और वहीं जो ऑन शोरिंग है, ऑन शोरिंग का मतलब हो गया कि जैसे आपने किसी कंट्री में सामान भेजा और आपने उस सामान को वापस मंगवा लिया। ठीक है, तो ऑन शोरिंग को हम रीशोरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन शोरिंग बोल लीजिए या रीशोरिंग, दोनों सेम है। वहीं फ्रेंड शोरिंग का मतलब हो गया कि आप किसी अपने फ्रेंडली नेबर के साथ जो है ट्रेड कर रहे हो, वो हो गया फ्रेंड शोरिंग। वहीं जो रीशोरिंग है या ऑन शोरिंग है उसका मतलब हो गया कि आपने अपना सामान तो भेजा लेकिन उसको वापस मंगा लिया, जो इन्वेस्टमेंट किया आपने उसको फिर वापस ले लिया, तो उसको बोलते हैं ऑन शोरिंग या रीशोरिंग। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि आगे आने वाले टाइम में हमको एक ग्लोबल लेवल पे जो है एक ट्रेड का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से जो है हो सकता है कि इंडिया के ग्रोथ में भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे यूएसए जो है पहले अपना सामान मैन्युफैक्चर करता था चाइना में, लेकिन धीरे धीरे यूएसए क्या कर रहा है कि चाइना पे हमको डिपेंडेंट न रहना पड़े तो वो शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो कर रहा है फ्रेंड शोरिंग। ठीक है, एक तरह से इंडिया जो है उसका फ्रेंड है, तो यहाँ पे जब वो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ अपना शिफ्ट कर रहा है, तो ये हो गया फ्रेंड शोरिंग।
तो पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑन शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग दोनों का जो है एक इफेक्ट देखने को हमको मिल सकता है इंडिया की इकोनॉमी पे। उसके बाद दूसरी बात की गई है एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांजिशन की। देखिए इंडिया जो है वो एक क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या होता है, सपोज़ करिए कि कोल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो सकती है इन कंपेरिजन ऑफ अगर हम सोलर या विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो इंडिया जो है वो अभी एक अपने डेवलपिंग स्टेज में चल रही है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है, ये लोग तो बहुत ढेर सारा पोल्यूशन पहले से कर चुके हैं, कोल जला जला के ये लोग पोल्यूशन कर चुके हैं। अब ये बाकी कंट्रीज़ को मना कर रहे हैं कि आप जो है पोल्यूशन मत करो। तो आने वाले टाइम में ये भी एक इंडिया के लिए एक चैलेंज होगा। उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बताया गया कि आने वाले टाइम में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो एआई की वजह से चली जाएंगी। तो उसमें कहा गया कि लगभग 40% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है ग्लोबल लेवल पे, उसमें कमी आ सकती है। यानी 40% लोगों की नौकरियां चली जाएंगी सिर्फ और सिर्फ एआई आने की वजह से। यानी एआई जो है वो उनका काम करने लगेगा, तो लोगों का जो एक तरह से जो वर्कर्स का काम था उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो कंपनीज़ हैं उनको वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनका काम जो है सिर्फ और सिर्फ एआई से ही चल जाएगा। तो सीधी बात है, वो तो जॉब देंगी नहीं। और इंडिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा यहाँ भेजते हैं, वो भी तो हमारे जीडीपी में काउंट होता है। इसीलिए कहा गया है इसमें कि एआई का एक बुरा इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, और होगा ऐसा। देखिए एआई जो है वो बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। इसके अलावा जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको एडवाइस भी किया गया है कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए और जो डिजिटल स्किल वर्कफोर्स है उसमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है, ताकि जो एआई का पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट बात किया गया है वर्कफोर्स और एजुकेशन की। देखिए इसमें कहा गया है कि जो हमारा वर्कफोर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो वर्कर्स हैं उसके स्किल को हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शुरू से ही एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया सकता है, एक अच्छी स्किल जो है वो प्रोवाइड किया सकता है। देखिए जब कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्किल में तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता है, बल्कि वो जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में। ठीक है, एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में वो पॉपुलेशन एक अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन करती है। और आगे आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस फेस करने हैं, हो सकता है कि जो वो पॉपुलेशन एजुकेटेड है वो उसको एड्रेस करने में भी हेल्प कर सके। तो इसीलिए किसी भी पॉपुलेशन का जो है एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में वो अपना योगदान ही देंगे। देखिए बात करेंगे कि इस इकोनॉमिक रिव्यू से हम क्या जो है कंक्लूड कर सकते हैं। जो पहली बात इसमें कही गई वो कही गई कि इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा आने वाले 3 सालों में, और 2030 तक जो है $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो इस रिव्यू में बताया गया है कि पिछले दशक में जो सरकार द्वारा रिफॉर्म्स लाए गए हैं उस रिफॉर्म का एक हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। और कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो इंडिया के जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 7.2% की होगी, बाकी जितनी भी कंट्रीज की इकोनॉमी है उनसे ज़्यादा। इसके अलावा बताया गया कि बीते हुए दशकों में हमको पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ देखने को मिला है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें भी एक जो है इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ जो सब्सटैंशियल नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ है वो भी हमें देखने को मिली है। और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया जो है तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए एंड यूके। और इसमें कहा गया कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है ग्लोबली, और हांगकांग को पीछे छोड़ के चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है इंडिया। और इसमें बताया गया है कि पीएम जनधन योजना के तहत जो महिलाओं के अकाउंट की संख्या थी उस संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज़ हुआ है। देखिए जितनी भी यूनियन गवर्नमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इसके ऊपर मैं कुछ दिन में जो है आज या कल में एक वीडियो अपलोड करूँगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स अभी तक गवर्नमेंट की आई हैं सारी स्कीम्स हम उसमें कवर करेंगे। उसके बाद कहा गया कि जो फीमेल लेबर का जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, और ये इंक्रीज़ देखने को मिला है जैसे स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया मिशन, स्टैंड अप इंडिया मिशन। इन सभी मिशंस की वजह से जो फीमेल लेबर का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। इसके अलावा बताया गया कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है महिलाओं का इन हायर एजुकेशन उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें भी राइज हुआ है। इसके अलावा कहा गया कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स है उसमें भी जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है। और इसमें बात किया गया जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स हैव इन्हेंस्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस लॉजिकल कॉस्ट। तो जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट की इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हुई है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट थे उसमें कमी आई है। और बताया गया कि इंटरनेट और स्मार्टफोन्स
इसका जो है वाइड स्प्रेड यूज़ देखने को मिला है। एंड विद द अर्बनाइजिंग एंड ए ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल क्लास है वो ग्रो कर रहा है और इसी की वजह से जो है इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है उसमें बूस्ट हुआ है। एंड ONDC इज़ ओपनिंग अप ग्लोबली मार्केट फॉर इवन द स्मॉलर, यानी जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उसमें भी हमको ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों ये था इकोनॉमिक रिव्यू, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।